सबसे वन ऑफ द घटिया चीफ जस्टिस जिसका नाम गोगोई, जो पार्लियामेंट में पहुंच गया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला के साथ छेड़खानी का जिस पे आरोप था, उसने शनिवार को अदालत लगा ली। ऐसे जैसे पुराने कोई बेहुदा चरित्रहीन राजा अपने अदालत अपने आप लगा के घंटा बजा लेते, उसने ऐसे किया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी पहुंच गया वहां चमचागिरी के लिए। उसको बोलना तो ये चाहिए था, ताला लगाओ इस कोर्ट को शनिवार को। आप खुद ही चोर, खुद ही थानेदार, खुद ही जज कैसे कर सकता है देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ मजाक। उसने ऐसा किया और उसी ने वो बेंच गठित किया, उसी ने ऐसे बेहुदा नकार भ्रष्ट आदमी को उसका बेंच का अध्यक्ष बनाया। और उसने पार्लियामेंट के कानून और किसान और छोटे जितने भी किसान हैं जिनकी लैंड एक्वायर होती है, किसी आम आदमी का घर भी होता है, उन सब के खिलाफ आदेश देने का काम किया। आज के बाद ऐसा होगा, मैं रुकूंगा नहीं। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे जो रुकेंगे नहीं। हम आपके साथ हैं सर। नहीं, देश की जनता की तरफ से हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान और सिस्टम की धज्जियां न उड़ने दें। करने वाला हूं, अगर शायद आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते तो शायद वो इसी तरह की बातें करते। और आज मेमोरियल लेक्चर को ऑर्गेनाइज करके हमने अपनी तरफ से अपने उस बुजुर्ग को धन्यवाद या कृतार्थ या उनके प्रति अपना वो धन्यवाद जो आने वाली पीढ़ियों को अपने बुजुर्गों के प्रति करना चाहिए। साथियों, कितनी विडंबना है, पिछले ही साल इस देश के अंदर जो संविधान ने किया, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, मगर जो हमारे संविधान की संरक्षक है, देश के लोगों के अधिकारों की संरक्षक जिसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू नहीं था। देखिए कौन लोग हैं, किनको पता नहीं है, कौन लोग उस पर बैठे हुए थे। जस्टिस गवई के वक्त में वो नोटिफिकेशन निकलता है, देश के लोगों को पता भी नहीं था। इसलिए देश के लोगों की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नहीं। जब वो नोटिफिकेशन निकला तो इमीडिएट मैंने एक ओपन लेटर सब जजों को लिखा कि ये तो अधूरा हो गया, काम तो बहुत देर से हुआ मगर अधूरा है, इसमें ओबीसी शामिल नहीं है। तो मैं आज उनकी पीठ पीछे भी धन्यवाद देता हूं, उनके चेहरे पे मैंने नहीं दी, सोशल मीडिया में जरूर धन्यवाद किया है चीफ जस्टिस गवई का। उन्होंने एससी एसटी के लिए किया हुआ नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी में फिकवाया और एक कॉमन नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ओबीसी, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन सबको शामिल किया। तो हम पीछे से भी उस आदमी का धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, आज हमें नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 14 तारीख की छुट्टी है। हर बार ये बदमाशी होती है, हर बार ये बदमाशी होती है। देश में गस्टेड हॉलीडे है सरकारी, मगर सुप्रीम कोर्ट किस चीज का इंतजार करती है कि मौके पे एक दिन पहले आके क्या माहौल देखती है, तब 14 तारीख की छुट्टी होती है। और मुझे था कि ये ऐसे ही करेंगे, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज रखा, क्योंकि हम ये प्रोग्राम करना चाहते थे। 2-3 साल पहले ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर 14 तारीख के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया, उससे पहले हुआ नहीं। किसी ने सोचा तो आवाज नहीं उठी, और किसी ने आवाज उठी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उन लोगों से भरी हुई है जो शायद इस विचार से सहमत नहीं, बिदकते होंगे। और जब ये बात हुई तो हमने किसी साथी को कहा कि एससीबीए में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से बात कर लो, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। जब बात की तो जवाब भी आया, ये नीचे जहां वकील बैठते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की जगह है, आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रोग्राम कल रखना चाहते हैं हम, आज ये बात हो रही है।
जहाँ वकील बैठते हैं वो भी बहाना देखिए एसोसिएशन में बैठे हुए लोगों का भी। तो हमने एक ट्रिक अपनाई, हमने अपनी बात ईमेल कर दी जजों के पास और कुछ ही देर में एक जज का रिस्पॉन्स आया, वो थे जस्टिस गवई, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे, कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा। जबकि उनको ये नहीं पता कि हॉल का परमिशन का कोई इशू है या SCBA एसोसिएशन कोई टांग अड़ा रहा है। उस टांग की हमें कोई चिंता नहीं थी, हमें पता था कोई टांग अड़ाने वाला नहीं, जब हम चलेंगे तो टांग हट जाएंगे। जिंदाबाद। तो जो ही पता चला और उसको सर्कुलेट हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के ग्रुप में, तो वही लोग जो मना और टांग अड़ाने वाले थे उसे सबसे पहले खड़े मिले वहां पे कि हम भी भेंट करेंगे फूल, हम भी आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। बट आई वॉज स्ट्रिक्ट, मैं उसमें स्ट्रिक्ट था, मगर साइड में करो इन सबको, दो चेहरे नहीं एक्सेप्टेबल हो सकते। इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और दैट वाज द बिगेस्ट प्रोग्राम एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। जितने वकील उसमें शामिल हुए आज तक किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। तो इसका मतलब उस दिन वकील इकट्ठे हुए, उन्होंने भी एक दूसरे को पहचाना कि हम इस विचार से सहमत या मानवतावादी कितने एडवोकेट हैं। यहाँ पे लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद, इसको भी अछूत बनाना चाहते हैं वर्णवादी मानसिकता के लोग। अम्बेडकरवाद इज इक्वल टू मानवतावाद। और आज जय भीम का नारा किसी व्यक्ति का नारा नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नारा है। जय भीम का मतलब है मानवतावाद, जय भीम का मतलब है समानतावाद, जय भीम का मतलब है भाईचारा। इसलिए नारा भी वही लगाया जाए जिसमें मानवता झलकती हो। दूसरा नारा लगाना बंद कर दो, कोई लगवाए तो तभी मत लगाओ। जिन नारों में राजशाही तानाशाही भेदभाव झलकता है उन नारों को जूते मारो, यानी उनसे दूर रहो, उनका प्रचार प्रसार ना करो, उन नारों को स्वीकार भी मत करो। स्वीकार करने से मजबूत होती हैं चीजें। तो साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो संविधान बना है, उस संविधान का मतलब था 140 करोड़ लोगों का ये परिवार कैसे सुख शांति और भाईचारे के साथ जी पाए। उस डॉक्यूमेंट का नाम है संविधान, जो सबके साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, प्रकृति के साथ भी हार्मोनी के साथ जीने का प्रोग्राम जिसमें हो, उसका नाम है संविधान। साथ साथ मिलके रहना, साथ साथ जीने का विधान, कार्यक्रम। तो संविधान आजादी के बाद कोई मतलब नहीं है किसी राजा का, किसी के राज का, शासन का मतलब नहीं। शासन खत्म हुआ जब देश आजाद हुआ, राज खत्म हुआ जब देश आजाद हुआ। राजाओं का जमाना नहीं है, किसी का राज नहीं है, मगर एक बेवकूफी वकील, हमारी बिरादरी, जजिज और देश के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इस देश में रूल नहीं है किसी का राज नहीं है, क्योंकि कोई रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ शब्द बार बार वकील यूज करते हैं, मैं कहूं इसको कूड़ेदान में फेंको। रूल ऑफ लॉ नहीं है। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सिस्टम ऑफ लॉ होता है, कानून की व्यवस्था होती है, कानून का शासन नहीं होता। क्योंकि रूल आते ही आदमी डंडा मारे या किसी कानून के बहाने से कोई आदमी डंडा मारे, वो दोनों ही अपराध है। तो रूल नहीं, क्योंकि कोई रूलर नहीं। तो देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी थी जिसमें लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। संविधान में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं है उसमें राज में। पार्लियामेंट के अंदर पार्टी नाम के जंतु को घुसने नहीं देना था, मगर पार्लियामेंट के अंदर पार्टियों के दफ्तर बने हुए हैं। ये कांग्रेस का, ये फलाने का, इनको इस देश में पकड़ के बाहर करना होगा पार्लियामेंट से। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। संविधान की व्यवस्था सही बने
तो उन लोगों ने, हमारे पार्लियामेंट के बैठे हुए पुराने लोगों ने सोचा कि भाई इतने लोग शुरू में कहां से ले आएंगे, जब तक तो लोग इलेक्शन भी लड़ने के मूड में नहीं थे, पता ही नहीं था कैसे इलेक्शन लड़ना, सिंबल लेना। जब शुरू में ये देश आजाद हुआ तो उन्होंने पार्टियों का एक कानून बना दिया कि पार्टियों का कानून बनाने से ये लोग जागरूक करेंगे देश के लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए और अच्छे लोगों को सामने लाएंगे। मगर सारी की सारी पार्टियां पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड हो गई हैं। जितना शोषण इस देश की कंपनियां देश का कर रही हैं, उतना ही शोषण सारी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टियां देश का कर रही हैं। जिसको भी देखो, हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो, कोई ये नहीं नारा लगवा रहा हमारी व्यवस्था कैसी हो, संविधान के मुताबिक हो, इस तरह का नारा नहीं लगता। हमारा नेता कैसा हो। पार्लियामेंट के अंदर तालियां पीटने वाले, एक आध MP से मेरी बात हुई कि जब आप तालियां पीटते हो, क्या आपको बात अच्छी लगती है तब पीटते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, और चेहरा देख लेंगे बदमाश, टिकट कट जाएगी, इसलिए पीटते हैं। ये सिचुएशन है। तो मैं कहा आप मदारी के बंदर हो? बोले कुछ भी कह लो, आप वकील हैं। गले में घरेलू डॉग की तरह, कुत्ते की तरह जनप्रतिनिधियों के गले में पट्टा है। इसलिए कोई MLA MP की दौड़ में उसके लिए पहले भ्रष्टाचार करो, पैसे वो करो, कोई जमीन जायदाद बेचो और फिर जाके ठगी ठोरी करो, इससे घटिया जिंदगी से ज्यादा बदतर क्या हो सकता है? मैं कहा परमानेंट पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं बन के रहना चाहते? अब आपको और मेरे को कौन रोकेगा बोलने से? वो तो बेचारे सवेरे की गुड मॉर्निंग भी वो करेंगे जो पार्टी बताएगी कि ओम गणेशाय नमः भेजो आज, या जय श्री राम भेजो। वो तो मजबूरी में बेचारे, जिसने तिलक नहीं लगाया, तिलक लगा के डीपी लगानी पड़ती है। ये सिचुएशन है लिबर्टी की, इंडिपेंडेंस की। देश के युवाओं को रोंदा जाता है, नारे लगवा लगवा के बुढ़ापा आ जाता है, उनको पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिलती। कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद इस देश में हो रही है। देश को इस तरह के पॉलिटिशियन की अब जरूरत नहीं है, देश को बोलने वाले लोगों की जरूरत है। देश का बोलने में नंबर 161वां है 180 देशों में। किसने डराया देश? कौन बदमाश इस देश को डरा रहे हैं? तो सबको स्पष्ट है कौन डरा रहे हैं। उस डराने में मदद कौन कर रहा है? इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपराधी हैं देश की, कि देश के लोगों को 70-80 साल के बाद भी असमानता जो है वो झेलनी पड़ रही है। लोगों को जातिगत आधार पे एक दूसरे के साथ भेदभाव झेलना पड़ रहा है। लोगों को गलत तरीके से लूट खसोट करके, वोटों के साथ गड़बड़ करके जीते हुए लोगों को आप न्याय नहीं कर पा रहे देश की जनता के साथ। जबरदस्ती वो उनके जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं। बहुत सारे बन जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, जब तक उसका टेन्योर पूरा हो जाता है न्याय नहीं मिलता। साथियों, ताजुब तो जब हो गया इस देश के लैंड एक्विजिशन कानून को एक यहाँ के सबसे घटिया, सबसे भ्रष्ट जज अरुण मिश्रा, जो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, बताइए, ह्यूमन राइट की ऐसी की तैसी फेरने वाला ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, यानी चोर को थानेदार, होम मिनिस्टर, उसने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई। उसने जुडिशियल इनडिसिप्लिन किया, और उस जुडिशियल इनडिसिप्लिन के बावजूद, क्योंकि बराबर जो 2 जज का फैसला वो दूसरे 2 जज को बाद में मानना पड़ता है। अगर वो 2 जज उससे असहमत है, कोई अन्याय है उसके अंदर, तो उनको लिख के भेजना पड़ता चीफ जस्टिस को, हम इस किए हुए पुराने न्याय से सहमत नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की फिर ड्यूटी है, मर्जी नहीं, को 3 जजों के पास भेजा जाए। इसका नाम है जुडिशियल डिसिप्लिन। किस तरह काम करना होता है। उसने, पट्टे ने खुद ही 2 जज के फैसले को नकार दिया और अपना नया फैसला दे दिया। ऐसे आदमी से, ऐसे जज से काम छीन लेना चाहिए था। और नकार आदमी था, फ्रॉड आदमी था, उसने फ्रॉड किया देश के न्यायिक अस्मिता के साथ। मगर फिर जब 3 जजों का टकराव हुआ फिर उसी लैंड एक्विजिशन के मामले में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसको नंबरदार बना दिया, चेयरमैन।
5 जजों की टीम का, और किसने बनाया? वन ऑफ द घटिया चीफ जस्टिस, जिसका नाम गोगोई, जो पार्लियामेंट में पहुंच गया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला के साथ छेड़खानी का जिस पे आरोप था। उसने शनिवार को अदालत लगा ली, ऐसे जैसे पुराने कोई बेहुदा चरित्रहीन राजा अपने अदालत अपने आप लगा के घंटा बजा लेते हैं, उसने ऐसे किया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी पहुंच गया वहां चमचागिरी के लिए। उसको बोलना तो ये चाहिए था, ताला लगाओ इस कोर्ट को, शनिवार को आप खुद ही चोर, खुद ही थानेदार, खुद ही जज कैसे कर सकता है देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ मजाक। उसने ऐसा किया और उसी ने वो बेंच गठित किया, उसी ने ऐसे बेहुदा नकारे भ्रष्ट आदमी को उसका बेंच का अध्यक्ष बनाया। और उसने पार्लियामेंट के कानून और किसान और छोटे जितने भी किसान हैं जिनकी लैंड एक्वायर होती है, किसी आम आदमी का घर भी होता है, उन सब के खिलाफ आदेश देने का काम किया। तो ये काम जो था, सुप्रीम कोर्ट के जज जागरूक होते, जिम्मेदार होते, बार एसोसिएशन जिम्मेदार होती, उसकी हिम्मत नहीं थी। उसको कहा गया तुम इससे हट जाओ केस से, तुम इस केस को नहीं सुन सकते। पूरी दुनिया में अपमान हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम का। यानी वो उसी तरह था जैसे कथा कहानी में है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसके घर के खुद बुजुर्ग आंख नीची करके उस सीन को देख रहे थे। हम वकीलों का रोल उस वक्त वही था। और आज मुझे अपने ऊपर भी क्रोध आता है कि मैं केस में किसी पार्टी की तरफ से तो नहीं था, मगर मेरे से भी चूक हुई। मैं उस सीन को देख रहा था कि कितनी बदमाशी चल रही। आज के बाद ऐसा होगा, मैं रुकूंगा नहीं। बहुत अच्छे। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे जो रुकेंगे नहीं। हम आपके साथ हैं सर। नहीं, देश की जनता की तरफ से हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान और सिस्टम की धज्जियां न उड़ने दें। पर एक मंदिर पे, एक सबरीमाला मंदिर कोई, जिसमें पुराने लोगों ने कोई बना लिया अपना गोरख धंधे में कि भाई यहाँ जिन बहन बेटियों को, यंग बेटियों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान वो मंदिर में ले जाएंगे, अशुद्ध होंगे। कितनी मानसिक गुलामी झेली है इस देश की बहन बेटियों ने। कौन मुस्टंडे थे, धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दे दिया। उसके लिए समय है, 9 जज बैठ गए उसके लिए। किसने बिठाया उनको, किसके कहने पे वो बेंच बनाया चीफ जस्टिस ने? मैं क्वेश्चन करता हूं देश के वकीलों की तरफ से, ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के समय का दुरुपयोग है, ये किसी के इशारे पे गठित बेंच है। मगर देश की बहन बेटियों को, देश के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए जिनके घरों में आगे बेटियां पैदा होने वाली है। इस तरह का न्याय रिलीजन के नाम पे किसी को करने नहीं दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं उस मंदिर का भी राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत पड़ेगी, वहां से पंडित पुजारी भगाने पड़ेंगे। वो देश की जनता के पैसे से बना हुआ है, उससे सामाजिक और समाज के भले के काम हो। फ्यूचर में इस देश के सारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो देश के पैसे से बने हैं, अगर मानवता को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा गुजारा 140 करोड़ लोगों के साथ भी नहीं है, मेरा गुजारा पूरे 800 करोड़ के साथ है। उस पूरे परिवार से मुझे कोई जुदा करेगा तो मेरे को ऐसे धर्म की कोई परवाह नहीं। ये हर मानव चाहता है, हर युवा चाहता है, हमारे से ज्यादा तो युवा चाहते हैं। तो साथियों, जो व्यवस्था बननी थी उस व्यवस्था का देखने वाले का नाम हमने रख दिया जज है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक संस्थाएं, अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इनको हमने बिठा दिया 10 फुट ऊंचे मचान पे। यानी कुर्सी ऊंची है ना इनकी। हम तो कोर्ट ऑफिसर, वकील तो खड़े होके बोलते हैं और बैठे बैठे, ताकि उनको सुविधा रहे और सबको देख पाए। वो उनकी ड्यूटी घर के बाहर लगाई थी हमने कि बैठ जाओ ऊंची कुर्सी पे, ताकि पार्लियामेंट के जुने नुमाइंदे, चोर उचक्के, भ्रष्टाचारी इकट्ठे ना हो जाए, टिकट लेकर चोरी से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में बैठ के कुछ गदर फंड ना करें देश के साथ, जैसे किसान कानून में किया था। कई कानूनों ने चोरी से पास कर लिए। या कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, गृह मंत्री, ब्यूरोक्रेसी, ये कोई बदमाशी ना करे, कानून को बराबर सही तरीके से लागू करें। इनको देखने के लिए, और इनके हाथ में डंडा भी पकड़ाया था, सीटी भी पकड़ाई थी, सीटी बजाना, पहले सीटी बजाना फिर डंडा मारना, उसके बावजूद भी लड़ गए। अरे भाई, जेल भेजने का इन्हीं को तो राइट है, पुलिस को आदेश देने का इनको राइट है। क्या हुआ, उन दोनों बदमाशों ने खुद तो बदमाशी की देश के साथ,
और कुछ लालच के टुकड़े डंडे को बांध के, उल्टा ही नहीं कि डंडे को बांध के उनको पकड़ा दिए। और ये लोग उसको देख देख के वो काम जो ड्यूटी संविधान की थी, संविधान की है, उस तरह से काम नहीं कर पाए। देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 5% से ज्यादा काम नहीं कर पाई अभी तक देश के लोगों के हित में, जो उनको ड्यूटी है, मर्जी नहीं। इतने साल हो गए, अभी तक तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, वो न्यारी अलग से नंबरदारी लिए बैठा है, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर। अरे डेमोक्रेसी में मास्टर कहां से आ गया शब्द? डेमोक्रेसी में कोई मास्टर वास्टर नहीं। डेमोक्रेसी में परिवार होता है, मानवीय परिवार, सिटीजन्स। नौकर और मालिक का रिश्ता शासन मानसिकता में होता है, राजशाही में होता है। लोकतंत्र में नौकर और मालिक शब्द विदेश से मिटाने होंगे। बिहार सरकार ने अच्छा काम किया जहां पियोन शब्द का नाम चेंज कर दिया, गुलामी के शब्द। काम कोई छोटा हो, सफाई का काम हो या कोई आप कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बनाने, काम में कोई फर्क नहीं है, किसी की इज्जत में कोई फर्क नहीं। वो भी महत्वपूर्ण काम है, वो भी महत्वपूर्ण काम है। साथियों, डीसी कपिल जी की बात पे मैं बोलना चाहता हूं। हमने PIL फाइल के डिफेक्ट में पड़ी है, वो मेरे दिल की बात है। जब देखते हैं खाली ठेकेदारी प्रथा की तो बात है, कानून में ये लिखा हुआ है जो काम परमानेंट नेचर के हैं, भाई जो सफाई घर में रोज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सफाई सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नहीं है घर में, तो इसलिए औरत का काम कितना महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों को आप जो रोज आपको परमानेंट चाहिए, आप ठेकेदारों के हाथ में क्यों लगाम दे रहे हो? भाई शोषण क्यों कर रहे हो? उसको लागू नहीं कर पा रही है। ढुल मुल रवैया, नोटिस भी कर देते तो खुल के फैसला नहीं होता, क्योंकि जिस मानसिकता के जज ग्रस्त हैं वो कुछ लोगों को अपना नौकरी देखना पसंद करते हैं। वो अपने बराबर में उनको आने देना है, उनसे उनको समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा अपराध इस देश में अगर किसी के साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है तो वो सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा में बूढ़ा हो, यंग बच्चा हो, बुढ़ापे तक भी वही काम करे, उतनी तनख्वाह, कोई प्रमोशन नहीं। और इस काम को सबसे बड़ी बदमाशी, देश की पार्लियामेंट और देश की सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उसमें हाई कोर्ट भी, ये इस काम को अनस्किल्ड काम मानते हैं। अनस्किल्ड क्या होता है? अनस्किल्ड जिसमें आपको दिमाग की जरूरत ही ना हो, उसको अनस्किल्ड काम कहते हैं। जिसमें दिमाग की रत्ती भर भी जरूरत है, वो अनस्किल्ड काम नहीं हो सकता। उसमें आपको सोचना पड़ता है, अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। तो बताइए, घर में सफाई का काम अनस्किल्ड है क्या? अनस्किल्ड का मतलब होता है भाई इस मेज को धक्का देकर सरका दो 10 फुट, उसको अपना दिमाग नहीं लड़ाना, वो मारेंगे धक्का, उसमें शीशे का कुछ होगा तो गिर जाएगा, उनका दोष नहीं है वो, उसको कहते हैं अनस्किल्ड काम। अगर वो टूट जाता है उसके आप ऊपर उसके क्रोधित होते हैं तो फिर अनस्किल्ड नहीं, वो काम स्किल्ड था, अनस्किल्ड तरीके से किया है। इसलिए सफाई का एक भी काम अनस्किल्ड काम नहीं है। लोगों को इस चक्कर में हजारों लाखों करोड़ का नुकसान कर रहे हैं ताकि उन घरों में थोड़ी ऑक्सीजन पहुंच जाए जीने की, तन की पेट जेब में थोड़ी गर्मी हो जाए, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, समय पे उनको एक कम से कम जब वो पास से गुजरते गुब्बारा दिला सकें। ये सारी गुंडागर्दी है, इसको कहते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस। और इस जस्टिस को देने की जिम्मेवारी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर पा रही, इसलिए मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने 5% काम किया। तो साथियों, मानवीय व्यवस्था, बार बार क्यों मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये मैसेज पूरे देश तक जाए कि देश का संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर, सरकार बनाने के लिए नहीं, किसी को जनप्रतिनिधि, DC, SP, वकील बनाने के लिए नहीं है। ये सारे व्यवस्था के हिस्सा हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें सब की भागीदारी हो, जैसे घर में होती है। घर में जो पढ़ा लिखा है उसकी भी भागीदारी है, जो बच्चा अनपढ़ है उसकी भी भागीदारी है, जो हैंडीकैप है उसकी भी भागीदारी है, बुजुर्ग माँ की भी भागीदारी है, पिता की भी भागीदारी है। क्या उसी तरह की भागीदारी देश में लोगों की दिखाई दे रही है? नौकरियों में रिजर्वेशन नाम दे के ये अनटचेबिलिटी फैला रहे देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन कहां से हो गई भाई? रिजर्वेशन तो जब है जब सबकी बराबर भागीदारी हो रही है। फिर भी कोई किसी को विशेष तकलीफ है तब तुम उसकी मदद करते हो तो रिजर्वेशन है, नहीं तो ये तो भागीदारी पूरी नहीं करी तुमने। रिजर्वेशन के नाम पे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। देश में जैसे घर में पूरी भागीदारी चाहिए, ऐसे देश के हर नागरिक की हिस्सेदारी, भागीदारी, काम में जो काम करना चाहता है वो कर पाए।
रास्ते में रुकावट रहा हो, जाति की वजह से, पैसे की वजह से, सिफारिश की वजह से। जजों पे आरोप लगते हैं, भाई तुम मेरा केस मत सुनना। वो जज इतने जिद्दी है कि मैं ही सुनूंगा। तो ये व्यवस्था है गुंडागर्दी। हाई कोर्ट की एक जज है जो केजरीवाल जाता है, पहले तो यहाँ एक बहादुर लेडी आई थी, बंगाल की मुख्यमंत्री। मैं उसको, मुझे नहीं पता उसका पॉलिटिकल में क्या है, वो भ्रष्टाचार करती है कि नहीं करती है, मगर इस माहौल के अंदर भी अगर देश के अंदर मादा किसी का सामने से गला पकड़ने का जिसके पास मादा है वो है ममता बनर्जी। वो खुद आई भी यहाँ पर, वो शायद ये इसलिए आई थी कि चीफ जस्टिस कुछ शर्माए, ये समझ ले कि जब मैं यहाँ आई हूं कोर्ट के अंदर हम्बल तरीके से, मैं कोर्ट के बाहर भी जनता के साथ आ सकती हूं, ये वो कहना चाहती थी। जैसे नेपाल में हुआ था, नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने गुंडागर्दी की थी, जो इस देश में भी हो रही है। कानून भी आ रहा है, सोशल मीडिया एथिक्स के नाम पे रूल बनाने की कोशिश करें, कईयों के इनके फेसबुक अकाउंट बंद कर देते हैं। इन्होंने सभी सोशल मीडिया जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, उनको सबको खरीदने की कोशिश की, बहुत सारे बिक भी गए हैं। जो नहीं बिके हैं वो यहां बैठे हैं, इनको सैल्यूट करो। ये भी बेचारे डरे हुए हैं, कभी ये भी हो जाए बंद, धंधा पानी रोटी पानी का जुगाड़ खराब हो जाए। भाई किसी को ऐसी दिक्कत आए तो बता देना, आप लोगों के नाम का कटोरा हम उठाएंगे, आपको भूखा नहीं रहने देंगे। यही तो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश के लोग बोलना चाहते हैं उसको डायरेक्ट देश के लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये असली मीडिया का काम, माध्यम। अब जो माध्यम है वो फ्रॉड, देशद्रोही माध्यम है, जो लोग बोलते हैं उसकी बात को रोकते हैं और आगे तक पहुंचने नहीं देते। तो साथियों, जो सरकार की जिम्मेदारी जिसकी है, पोस्ट एक है प्राइम मिनिस्टर की, मगर प्राइम मिनिस्टर देश का शहंशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है। मगर जब भी देखते हैं सीएम हो या कोई पीएम हो या कोई छोटा मंत्री भी हो या छोटा सा भी कोई हो, भूल भटक के एमएलए एमपी भी, वो भी इतना ज्यादा उसके अंदर कड़कपन पैदा करता पजामे की, उसकी है ना प्रेस नहीं टूटने देता। उसे ऐसा लगता है जिसके पजामे की प्रेस इतनी सख्त है तो उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी सख्त होगी। मगर जितने नेता अपने कपड़ों में ज्यादा वो डलवा के कड़क रखते हैं, समझो वो उतना ही रीढ़ की हड्डी उसकी इतनी घटिया है, इतनी बोधी है। वो बाहर से दिखाना चाहता है कि मैं तना हुआ आदमी हूं, मैं फिट आदमी हूं, मैं झुकता नहीं, क्योंकि मेरा पजामा भी मुड़ता नहीं। अरे ये बिना कलफ वाले उससे भी ज्यादा घटिया हो जा कई बार। इसको इंडिविजुअल ना लें, कोई बात नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। बात जरूरत इसलिए थी, बात मन में आई, कड़क कुर्ते मैंने तो बात नहीं है, एमएलए एमपी कहिए, सरकार कहिए। हाँ अच्छा चलो ठीक, मौजूदा सरकार कहिए, पर वो देखो किसी साथी भाई कई बार एग्जाम्पल जो देते हैं, ये पजामे कुर्ते मैंने भी डाले हैं, तभी तो मुझे पता चला। इसलिए इसको इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं। पहली बात तो जब हम बात करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन इसी देश में इसलिए कमजोर हो गया, जब भी कोई बात करता है तो लोग अपने ऊपर ले लेते भाग के। इसको कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। ये नहीं कभी लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए। अरे भाई इसीलिए आज हम सबको बुलवा पाए एक एक मिनट भी, जिसने भी पर्ची दी, हमें इस बात का कोई डर नहीं। अरे हम राइट टू एक्सप्रेशन के आदमी हैं भाई, लोगों को बोलने ही नहीं देंगे तो काहे का मंच। यहां कोई किसी नेता के वजह से चरण वंदना के हिसाब से बोलना है क्या, जो पार्लियामेंट में हो ही रहा है। इससे तो मुक्ति चाहता है देश। अखबारों पे करो हमला, अखबार जो छापे इनकी हाँ। सीधी बात है। तो साथियों, पार्लियामेंट की एक नई बात आपको बताना चाहता हूं। देश में जो भी कानून पास होता है, देश के संविधान में मेजोरिटी का कोई मतलब नहीं है कि कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी मेजोरिटी जो मर्जी करे, क्योंकि पीछे बयान था, शायद देश के गृह मंत्री का बयान था कि भाई मेजोरिटी तो अपना काम करेगी। नो, डेमोक्रेसी में नो मेजोरिटी, डेमोक्रेसी में केवल संविधान, केवल मानवीयता।
आप मेजोरिटी के नाम पे पार्लियामेंट में रौंद के कानून पास नहीं कर सकते। अगर मेजोरिटी के आधार पे लोगों को बिना सुने सस्पेंड करके या बिना स्टैंडिंग कमेटी या लोगों को की राय मशवरा जो अच्छा दिया उसको बिना लॉजिक से काटे आप कानून पास करते हैं तो भ्रष्टाचार है।